हमारे प्रकाश राणा जी, जिन्हें की रिचेस्ट एमएलए ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। और इसके अलावा तो आप बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी देखते हो। तो जो आपने एक फैसला लिया था ना अभी, जो पूरे हमारे भारत में बहुत ही वायरल हुआ था, एक अपनी सैलरी का 1 रुपये। मैंने अपनी पूरी उम्र में अपनी मेहनत के साथ खाया, मेहनत के साथ कमाया, और मैं एक कर्ज के पैसे से मैं सैलरी लूँ, ये मेरे से नहीं होगा। जो मैंने स्टडी की कि हिमाचल को इतने हालात कैसे ख़राब हो गए, एक नशा है और दूसरा एक कर्ज है सरकार का। यूथ अगर हमारा नशे से हट गया तो हिमाचल बड़ा कुछ करेगा। हिमाचल को डुबवाए कैसे? मैंने विधानसभा में बोला था कि आपने इस प्रदेश को क्यों डुबो दिया। हर महीने 1400-1500 करोड़, 1300-1400 करोड़ जो बैंक को भरने को चाहिए, ये 3 चीज़ें अगर हम महीने की मानते हैं तो ये 4000 करोड़ यही हो जा रहा है। इनकम कितनी हो रही है? 3405। पहले तो इसको देखो भाई, 500 करोड़ कहाँ से आएगा। उसके बाद हेल्थ है हमारा, कहाँ से चलेगा? PWD कहाँ से चलेगा? IPH कहाँ से चलेगा? लोगों की जो हम कहाँ से विकास करेंगे? ये किसने किए इसके हालात? कर्ज ले लेके डुबो दिया प्रदेश को। ऐसा कैसे? जब क्योंकि पावर आती है इंसान के पास तो कहीं ना कहीं एक घमंड भी आता है, सब कुछ आता है। आपने अपने स्वभाव को इतना सरल अभी तक कैसे रखा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और सक्सेस का सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट क्या है? सबसे डेंजरस जो आप फास्ट जो रिच बनने की कोशिश करते हैं। 2 में से एक चुनना है, पैसा या सुकून? पैसा या सुकून? बिजनेस या पॉलिटिक्स? तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, और आज आया हूं मैं बहुत ही स्पेशल जगह और स्पेशल मेहमान के साथ मिलने। हमारे हिमाचल के एमएलए, हमारे प्रकाश राणा जी, जिन्हें की रिचेस्ट एमएलए ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। और इसके अलावा तो आप बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी देखते हो। उनका एक इंट्रोडक्शन जो है वो बखूबी से आप सभी जानते हो। लेकिन आज उनके साथ कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमारा जो यूथ है, जैसे मैक्सिमम मैंने कहा सर हमारा यूथ, मेरा 80% मेरी सब्सक्राइबर यूथ है, तो कुछ ऐसी दिलचस्प बातें होंगी जो कि मुझे लगता है कि हमारे यूथ को ज़रूर पसंद आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इतने शॉर्ट समय में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नसीर ठाकुर जी, हम आपका धन्यवाद करता हूँ, और आप इतनी दूर से हमारे घर में आए हैं, इसीलिए हमारा फ़र्ज है हम आपकी रिस्पेक्ट करें, मान सम्मान करें। और मुझे खुशी हुई कि आप जो इस चैनल को चला रहे हैं और काफ़ी आपके यूज़र हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे पहले मैंने बहुत सारे एमएलए हमारे एरिया के भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। लेकिन मैं जो दिल की बात कहूँ, जब यहाँ पर पहुँचा मैं, शायद हो सकता है और लोगों ने भी आपको बोला हो, लेकिन आज मैं इंटरव्यू की शुरुआत में मन की बात आपसे बोलना चाहता हूँ। इतना सरल स्वभाव आपका और आपकी पूरी फैमिली का। माताजी भी पहले मिले तो मैंने देखा ये आए तो भाई सी ने बताया कि ये ऐसे ऐसे हैं, तो इतने सरल तरीके से उन्होंने बात की मेरे साथ कि बेटा आओ बैठो, चाय पियो, हर चीज़ की हो। मैं इसलिए ये कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी और लोगों के साथ कर चुका हूँ इंटरव्यू। मैं जब कंपेयर करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि एमएलए का जो स्वभाव है हमारे भारत देश में, हिमाचल प्रदेश में, वो आप में मुझे नहीं लगा। आप में एक सरल इंसान का स्वभाव लगा। तो ऐसा कैसे? जब क्योंकि पावर आती है इंसान के पास तो कहीं ना कहीं एक घमंड भी आता है, सब कुछ आता है। आपने अपने स्वभाव को इतना सरल अभी तक कैसे रखा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। वेल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। प्रश्न जो है ऐसा कि सही में हम माने तो हम लोगों की यहाँ सेवा करने आए हैं। जी। मैं अपने आप को विधायक समझता ही नहीं हूँ, मैं सेवक समझता हूँ। ये मेरे पास जो भी आए हैं, मिलने आए कोई, हम उनको अपने माता पिता की तरह, अपने भाई बहनों की तरह देखते हैं। हमारी पूरा फैमिली का ऐसा ही है। जब एक आदमी जब सेवा के भाव से आता है, जब मैं कहा ना कि मैं अपने आप को विधायक समझता ही नहीं हूँ। मैंने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं जी। और बड़ा कुछ किया लाइफ में जो करना था। अब जो मेरा बाकी का जीवन है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रदेश को, हिमाचल को दूँ, और ईमानदारी से मैं लोगों की सेवा करने आया हूँ। इस क्षेत्र की ये देवी देवताओं की भूमि है, और मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म, और आपका भी सौभाग्य है कि हम इस ऐसे प्रदेश में पैदा हुए जो देवी देवताओं का स्थान है। देवी देवताएं हमारे साथ रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जीवन तो मिलना ही था, लेकिन ये सौभाग्य कि हम हिमाचल में पैदा हुए। और अब हमारा ये है कि हम जीवन एक बार मिला है तो हम इस प्रदेश को कुछ करके जाए, जो हमारा अपना अनुभव है।
आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, हमारे यूथ में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। और हमेशा जब हमारा यूथ आपस में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, जैसे हर यूथ की मंडली अलग अलग होती है, मंडली में जब बातें होती है, अच्छा वो वैसा वैसा, तो हमेशा यूथ ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्योंकि आपने एक मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू किया था, या उससे भी नीचे शायद, मैं जितना मुझे अभी तक मैंने रिसर्च किया, कि आपने बहुत शून्य से अपने आप को उस काबिल बनाया, मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, और फिर आप इस मुकाम में आए। लेकिन जो शून्य से लेकर 100 तक का जो रास्ता था, उसके बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आए होंगे या बीच में जो भी चीज़ें आई होंगी, वो मैं जानना चाहता हूँ, जिससे क्या कि हमारा यूथ भी मोटिवेट हो। वेल, ऐसा है कि मैं आपको छोटे भाई की तरह ही मान रहा हूँ। छोटे जी, भाई, जी, ये जीवन है, और इस जीवन में ये ईश्वर हर दिन एक नया बनकर आता है। परमात्मा जो हर दिन नया बनाकर, अब कल को क्या होना आपको तो नहीं उसके पता है, लेकिन हमें अगर जीवन एक बार मिला है तो हमें उसके लिए हम आज ही तैयार रहते हैं कि कल कुछ भी अब होगा, कैसा भी समय आएगा, उसको हमने सही तरीके से गुजारना है जी, या जी, निभाना है, जो भी हमारे फर्ज है। और हमने सही है, मैंने अपना जीवन शून्य से चालू किया। ये गांव हमारा छोटा सा हुआ करता था, और इसमें 5-7 घर थे, इधर 4-5 घर ऊपर हुआ करते थे, यहाँ कुछ नहीं था। बड़ी मुश्किल से 5वीं तक की पढ़ाई तो हमारी, अच्छा कि हमारा गांव गोलमा स्कूल में है। जी, जी, और 6वीं की पढ़ाई जब सिक्स्थ में गए तो यहाँ से पंडोल तकरीबन 7-8 किलोमीटर पड़ता है, पैदल जाना है तो 7 किलोमीटर पैदल आना, जी, जी, और 5-7 ही किलोमीटर पैदल जाना, डेली का अप डाउन होता था। जी, अब आपको पता है 6 साल का, 6 में जब हम पढ़ते तो हमारी उम्र ही क्या होती है, बड़ी मुश्किल से 11-12 साल बिल्कुल, इतनी होती है, 10-11 साल। जी, जी, तो बड़ा स्ट्रगल देखा लाइफ में, किया भी है। और फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया, लेकिन हार नहीं मानी। जी, जी, बड़ा कुछ लाइफ में देखा, जीरो से उठना और सब कुछ देखना, तो आप समझ ही सकते हैं इसके बारे में। तो मैं यूथ को इतना ही कहना चाहता हूँ कि सारा जीवन का कंट्रोल आपके ब्रेन में, माइंड में है। आप जैसी सोच बनाते हैं वैसा कर जाते हैं। जी, जी, एक बस एक दिल में होना चाहिए कि हमने आगे बढ़ना है। जी, जी, जितना आप, अगर मैं छोटी सी बात करूं कि लाइफ ईश्वर ने पैदा किया, लेकिन हम जब अपना, हमारा फर्ज है कि हम अपना कर्म धर्म निभा के चले। और जो व्यक्ति अपना कर्म और धर्म निभाता है उसको कोई समस्या नहीं आती है। और एक जो नेगेटिव जो सोच है ना, ये आदमी को ख़त्म करती है। अगर आपने, आपकी सोच आपको आगे ले जाएगी, जो आप सोचेंगे वही करेंगे। जी, लेकिन आपकी सोच अब आपके ऊपर है, आपको थॉट कैसे आपको बनानी है। मैंने एक ही बात कही कि नेगेटिव सोच जो है पूरा जीवन नेगेटिव करेगी, जो मर्जी कर दे, 2 दिन अच्छे होंगे फिर गिर जाओगे। इसलिए पॉजिटिव सोच करके, अगर हम किसी का अच्छा भी नहीं कर सकते, बुरा भी क्यों करना है, अच्छा सोच के तो देखो। कौन सा मैं बोलता हूँ कि फ्री किसी के पास काम करो, अपनी सोच को बदलो बस। सोच को बदलोगे, 2-3 ही चीज़ें हैं। एक आपकी थॉट अगर पॉजिटिव है, एंड सेकंड है कि आप अगर अपना कर्म धर्म निभा रहे हैं, और थर्ड है आपकी हार्ड वर्किंग, मेहनत। 3 चीज़ें आपके पास है तो कौन रोकेगा आपको। बिल्कुल, समय जरूर लग सकता है, जी, जी, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन तीनों में से कुछ गड़बड़ है। वो चौथा आ जाता है नशा। नशे में आप चले गए। देखो 4 चीज़ें हैं, अगर चारों के आप एक पकड़ लो कि पूरे लाइफ में आपको, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं ना, हर सब्जेक्ट एक 100 का होता है जी, जी, या 50 का होता है, ये हमारे लाइफ के 4 है सब्जेक्ट है। अब इसमें आप कितना मार्क ले पाते हैं, जो भी है, तो समझ लो कि 25% अगर आपको एक भी इसमें आगे, अगर सोच आपकी नेगेटिव है ना, तो समझ लो नेगेटिव चल पड़ा काम, सारा काम खराब। और जो आदमी अपना कर्म, आपका कर्म क्या बोलता है, जब आप अपना कर्म ही नहीं निभा पाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। गलत करोगे तो आगे बढ़ोगे, 1 बार होगा, 2 बार होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। हम तो, अब क्या होता है, लोगों की सोच क्या है आजकल, तो मैं देखता हूँ कहीं छोटी मोटी बातें, देखो मेरे एवरीडे है, हर दिन की बात करता हूँ, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, 2 समस्याएं आपके सामने आ रही है। ये आपका
आपका क्या रोल उसमें रहता है ये आपके ऊपर है। जी आप में उसको, एक होता है प्रॉब्लम क्रिएटर और एक होता है प्रॉब्लम सॉल्वर। दो ही माइंड हमारे बात में आते हैं। अब कहीं परिवार में ऐसी बात खड़ी हो रही है, अपने परिवार में हो रही, अपने गांव में हो रही, अपने रिश्तेदारी हो, अपने इलाके में, तो हम क्या देखते हैं, वो दो का उधर छोटी मोटी बात भी हो रही, तो हमारा क्या काम है? हमारा वहाँ काम, हमारा रोल जो होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बन के खड़े होना चाहिए। ये सोच हमारी हो। बिल्कुल बिल्कुल हमको जीवन में प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। जी जो प्रॉब्लम क्रिएटर होता है ना, वो भटकता ही रहेगा। बिल्कुल सही पहले तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। राइट सही है नहीं? जी 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 तो ये आदमी इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझता नहीं है और आगे चलकर पछताता है। कभी कभी क्या होता है लाइफ में एक ऐसा है, जब ये आपकी जब एज होती है, आप भी उसी एज से गुजरे, जब भी 14-15 लब लगती है और 21 तक, एक ऐसी उम्र है आदमी सोचता कि मैं उड़ूं, जो मर्जी दुनिया का काम मैं करूं। और यही है, एक ये एज होती है। मैं नौजवानों को, अपने बच्चों को ही कहना चाहता हूँ, आपकी यही एज है। अगर आपने इस एज में अपने आप को संभाल लिया तो ज़िंदगी में बड़ा कुछ जीवन में करोगे। और इस एज में अगर आप थोड़ा भी फिसल गए तो आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अब बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि सोच, थॉट पॉजिटिव से चलो। जो भी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, एक ही कहना चाहता हूँ, आप जीवन देखना कितना खुशहाल हो। प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, क्रिएटर नहीं कि मैंने सॉल्व करना है। अंदर दिल से आवाज़ निकलना चाहिए कि मैंने प्रॉब्लम कहीं भी सॉल्वर। और ये नहीं कहता हूँ कि भाई मेरे लिए प्रॉब्लम है, एक गरीब के आगे भी ये समस्या खड़ी होती है, एवरीडे होती है। होती है नहीं होती है, ये है। तो ये बच्चे जब अगर 4 बातें लेके दिल में रखते तो उनको कोई रोक सकता है? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं दुनिया घूमने वाला हूँ, कोई ऐसा देश नहीं जो मैं ना गया हूँ, जो हमारा पासपोर्ट ये देता है। लेकिन मैंने बड़ा कुछ देखा। तब जब हम, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि यहाँ जो कुछ सबसे बढ़िया सोसाइटी, अब सोसाइटी कई आदमी उसको सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं, हम सोसाइटी को मानते नहीं हैं, हम अपने तरीके से चलते हैं कि मैंने अपना कर्म धर्म निभाना है। लेकिन सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है, आज हमारे बच्चे जो है बेचारे, सोसाइटी गलत मिल गई उनको, बड़े भारी घर परेशान है आजकल। जिस तरह से नशा फैला हुआ, इतने लोग परेशान हैं छोटे भाई कि मैं क्या बोलूं। माता पिता ने पूरी उम्र काम किया, एक एक बच्चा है आज नशे में चला गया है। नशे को बढ़ावा किसने? आज मुझे दुख इस चीज़ का होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में, देखो मैंने अपने जीवन में नशा तो कहा, मैंने बीड़ी तक नहीं देखी है बचपन से भी। अच्छा नहीं सोच ली, बनाई थी ना कुछ करना है, ऐसे नहीं है। नशा तो कहीं रहा। और मैंने देखा, अगर मैंने जो कुछ किया, अगर मेरे में एक आदत भी खराब होती, नशे में आता, तो मैं इतना नहीं कर पाता था। आजकल क्या होता है, कुछ हमारा कल्चर को हमने नए बच्चों के लिए, देखो पहले पैसा नहीं होता था, पैसा आया। हाँ जी पहले नशा इतना नहीं होता था, अब नए नए नशे आ रहे हैं, पैसा सबके पास है, एक एक बच्चा है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम अब मैं देखता हूँ, अब मेरे घर में मैरिज है, शादी है, हिमाचल का कल्चर मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ जी ये मेरे पड़ोस में शादी है, मैं सोचता रहा मेरे बेटे की शादी है, खूब यहाँ पर जो रात को जब पार्टी होती है ना, गांव में भी मैंने देखा, अल्कोहल तो अल्कोहल का क्या है कि लोग उसको, जो पीने वाले उनको वो टेबल सजाते हैं, बढ़िया टेबल है, वो बोतल है, और जो बेचारा नहीं पीने वाला उसको पूछेंगे नहीं, उसको चेयर में बैठने तक नहीं मिलती है। ये हमारा ना, इसको परिवर्तन करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। आप, अब हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे खराब हो गए, कौन जिम्मेदार है? ज़्यादा तो हम ही जिम्मेदार है। अगर हमने नशे को थोड़ा कंट्रोल किया होता तो हमारे बच्चे नहीं होते बेटे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये बात है। जैसे मैंने आपको कहा था कि यूथ की मंडलियों में बातें होती है, तो एक यूथ की मंडली में एक बात ये भी निकली थी कि जो राणा जी है, प्रकाश जी है, उनका क्या, उनके पिताजी का एक सपना था कि उनके पिताजी ने कहा था उनको कि बेटा एक दिन तू राजनीति में आना, ऐसा कहा था, और तब उन्होंने अपने पिताजी का सपना पूरा किया था। तो ये अफवाह फैली थी पॉजिटिव वे में। अब आप ही इसको बता सकते हैं कि किस हद तक ये सही है या गलत है? थी। हमारे पिताजी, जब भी मैं उनसे मिलने आना, मेरे पास टाइम कम होता था। मैं आता था कभी 3 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। मैं जो लगा अपने कामों में, तो मेरे दिल में एक था, क्योंकि मुझे बचपन में एक झटका लग गया था, मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ा था। अच्छा। पैसे की वजह से। मैं धर्मशाला कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन ऐसा हुआ कि पिताजी
बेचारे उसमें पुलिस में थे, वो टाइम उनको सैलरी भी कुछ 490 500 भी पूरी नहीं थी, जी और मेरे के लिए 400 खर्च कर रहे थे। लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम आ गई आंखों में, तो वो चले गए अपना इलाज करवाने वहीं से कहीं हैदराबाद में। तो उन्होंने बोल दिया, अरे बेटा कि मैं आपको पढ़ा तो रहा था, लेकिन मैं धर्मशाला कॉलेज में रहा हूँ और वहाँ हॉस्टल में भी रहा मैं 1 साल, लेकिन उन्होंने कहा कि अब भाई ये नहीं हो सकता, तो आप अपना देख ले। तो मेरे को बड़ा धक्का लगा था कि यार लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, तो मैं अब अपनी रूटीन ही पकड़ लूँ। फिर बड़े धक्के खाए, इतने धक्के खाए, बॉम्बे में गए, गैरेजों में काम किया, कोई कारें धोए, फिर पढ़ी, फिर निकली, ये बड़ी देखा मैंने लाइफ में। तो जब मैं पिताजी से मिलने आता था तो वो बोलते थे कि यार बेटे आपने इतना कुछ किया, मैं चाहता हूँ कि आप इधर लोगों का भला करें। मेरी तमन्ना है भाई ये कि राजनीति में 2 ही चीज़ें बोला करते थे, एक तो जन्मभूमि को मत छोड़ना। माँ बाप को लगता है कि यार बच्चा बार बार ही हो गया, ये नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ। और सही बात है, हमारे कई फ्रेंड है जो अमेरिका में सेटल हो गए, कोई जापान में, कोई यूरोप में, कहीं भी हो गए। जी 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 पर मेरे को थोड़ा पिताजी एक ही बात कहते किया करते थे कि यार इस जन्मभूमि को मत छोड़ना, ईश्वर ने आपको यहाँ पैदा किया है जी 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 और आपका फर्ज है कि अगर इसको, ये जन्मभूमि को आप छोड़ के चले जाओगे तो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, ये बोला करते थे। और दूसरा बोलते कि राजनीति में पता नहीं उनकी क्या इच्छा थी, अब जब वो जिंदा थे तो हम राजनीति में आ नहीं पा सके। मैं भी सोचता था कि पिताजी ऐसे ही बोलते, माँ बाप, अब आपके माँ बाप भी बोलते हैं तो हम हाँ ही करते ना, थोड़ा नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी यही हमारा भी था, तो चाहते थे वो। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो मुझे पता चला यार कि, और जब भी उन्होंने बोला मैंने हाँ ही करनी, नहीं पिताजी करेंगे करेंगे। डेथ हो गई उनकी। उसके बाद डेथ होने के बाद फिर उनकी बातें मुझे, फिर मेरे माइंड में जैसे हमेशा क्लिक करती थी वो बातें यार, कि मैंने हमेशा हाँ ही की थी। तो उसके लिए मुझे फिर हमने देखा, जब डेथ हो गई तो अच्छा नहीं लगा। जब भी मैं आता था घर तो वही मुझे भी यार, मैं जब भी पिताजी हमारे 2 ही बातें बोलते थे और ये हमें करना पड़ेगा, तो इसीलिए 17 में हमें चुनाव आके लड़ना पड़ा। ऐसा हुआ, चुनाव लड़ा और ईमानदारी के साथ लड़ा। और ऐसा भी नहीं है, अगर हम जो कोई भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है हमारा ही काम, हम जो भी काम करेंगे ईश्वर को साक्षी मानकर पूरी मेहनत और फोर्स से करते हैं, और उसमें हमें कामयाबी भी मिलती है। हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जी अगर हम अब राजनीति में आए, कोई नहीं हमें मोड़ सकता है। हम राजनीति भी करेंगे ईमानदारी के साथ, तन मन के ईमानदारी साथ की करेंगे। ताकत सबसे ज्यादा है। सब ऐसा काम हमारा नहीं है। क्यों हमारा आदमी कोई रिस्पेक्ट करते, इसीलिए करते हैं क्योंकि मैंने अब अपना पेशा मान लिया कि मैंने लोगों की जो मैं कर सकता हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ करूँगा, लोगों के लिए करूँगा, इसीलिए मैं करता हूँ। हर आदमी की इज्जत करता हूँ कि मेरा अब काम ही है, मैंने लोगों का विकास करना है, लोगों की सेवा करनी है। ये मेरे लिए अंदर एक चैलेंज है मेरे लिए। अगर मैं गलत करूँगा तो ईश्वर मुझे माफ़ करेगा। मैं ईमानदारी के साथ लगाऊँ। इसीलिए है कि मैं राजनीति में गलत नहीं देख सकता हूँ। आपने देखा होगा विधानसभा में प्रकाश राणा खड़े होके बोलता है कि ये गलत है, आपने क्या प्रदेश का कर रहे हैं आप। और मैं दुखी हूँ आज प्रदेश के हालात देखकर, मैं बहुत दुखी हूँ। अब इसमें मैं कितना कामयाब हो पाऊंगा ये तो ईश्वर ही तय करेगा। लेकिन मैंने अपने रास्ता पकड़ लिया कि मुझे क्या करना है। कुछ विजन है हमारा कि मैंने हिमाचल को क्या करके जाना है, वो विजन लेकर आया हूँ। अब मैं इसमें कितना कामयाब होता हूँ आगे चलकर देखेंगे। ऐसी हिम्मत तो नहीं हारते, लड़ेंगे उसके लिए जितना अपने अंदर दम है, जो कुछ कर सकते हैं। प्रदेश के लिए अगर सोचा है तो कुछ करने की हिम्मत रखी है, कुछ विजन है। तो विजन तो पूरा तो हुआ नहीं अभी तो, तो विजन लेकर आया हूँ। सर जैसे हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे पास्ट में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जिनसे वो इंसान सीखता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस नेचर का मैं खुद हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सामने वाले से कुछ सीखना है तो उनकी सक्सेस स्टोरी भी सुनो और साथ ही साथ उनके फेलियर्स जो हुए हैं उनसे भी सीखो। बिल्कुल। और ऐसा मुझे लगता है कि जब कोई सक्सेसफुल इंसान अपने फेलियर्स बताता है तो मेरे जैसे लाखों लोग उससे सीखते हैं। तो आपकी लाइफ में भी कोई मेजर ऐसे कुछ फेलियर्स ऐसे रहे होंगे जिंदगी में जिनसे कि आपको मोटिवेशन मिली आगे बढ़ने की? बहुत मैंने आपको पहले ही कह दिया
कि हर दिन नया बनकर आता है, कल क्या होने वाला है। आदमी कोई हमेशा ही सक्सेस थोड़ा नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल। फेलर होने से तो बड़ा कुछ सीखता है। हुआ हमारी बिजनेस में हुआ, लाइफ में हुआ, कई कुछ हुआ, फेलर नहीं भी हुए। अब पीछे आपने देखा जब कोविड कोरोना लगा तो कितने लोगों की बर्बादी हुई, तो उसको क्या फेलर भी थोड़ा नहीं समझ सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे करिश्मे होते हैं, कोई भी ईश्वर की तरफ से आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही सक्सेस ही होंगे, ये तो हमें भूल जाना चाहिए। बड़ी भारी आजकल जीवन जो है, लाइफ या कंपटीशन का भाई, आपका हर दिन मैंने कहा नया बनकर आता है, हमें रेडी रहना चाहिए, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। और हम सोचेंगे भाई अच्छा ही अच्छा है, लेकिन उसमें क्या होता है, आदमी जब अपनी हिम्मत हार जाता है, कहते हैं ना, जब आदमी अपनी हिम्मत हार गया कि ग्राउंड में हारा हुआ आदमी, अगर वो उसने दिल छोड़ दिया ना तो आगे नहीं जीत सकता है। तो जब हमें पता है कि हमारी, उससे तो हमें सीखना चाहिए। हाँ, अब कई बोले कि भाई, अब कई कुछ बोल जाते हैं तो मैं क्या उसको दिल में रख लूँ? उसके बोलने से मैंने, कोई गलत बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कभी लाइफ में हमेशा ही कामयाबी भी नहीं मिलती है। ईश्वर भी तो भाई आपका, परमात्मा सुप्रीम पावर ईश्वर है, उसके बिना तो कुछ नहीं होता है। अब हो सकता जब आप कोई गलत कर जाते हैं, हमेशा हम तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करें, कभी कभी ऐसे गलत हो जाता है तो उसका फल भी भुगतना पड़ता है लाइफ में। और आदमी एहसास करे कि वाकई मेरे से गलती हुई कहीं, हम ये नहीं करें कि दूसरे के ऊपर थोप दे, मेरा नुकसान हुआ या मैं फेल हो गया तो मैं वो आपके ऊपर डाल दूं, वो गलत है। हमें ये सोचना है कि मेरे से कोई गलत हो गया, कहीं पे चूक कहाँ, गलत कहाँ हुआ, उसको मैं याद करूं ताकि आगे नहीं करें। हम तो ऐसे लोग हैं, हम रात में सोने से पहले सोचते हैं कि हमसे गलती कहाँ हो गई ताकि आगे ना हो। ये कि कोई किसी से हमारा दिल तो नहीं दुखी हुआ, किसी को कोई हमने गलत तो नहीं बोल दिया, बोल भी देता आदमी कभी कभी, तो ये परमात्मा से माफ़ी मांगना पड़ती है कि यार गलत हो गया हमारे से, ताकि आगे ना हो। देखो जीवन है, मैंने कहा जीवन में बहुत संतुलन, बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। अच्छे बुरे दिन आएंगे, उसके लिए खड़े रहना पड़ेगा। अब लोग आपके जैसे थोड़ा नहीं सारे हैं, लोगों के साथ आप उलझ जाएंगे, पता है कि लोग तो लोगों के साथ जो उलझ गए तो काम खराब ही हो गया। बर्दाश्त भी करना पड़ता है, तो जैसे आप किसी का बर्दाश्त करें, ऐसे हमारे लाइफ में जो फायदा नुकसान भी चलता है। कई बार हुआ लाइफ में, नहीं भी कामयाबी मिली, तो इसका मतलब थोड़ा नहीं मैं उसका दोष मैंने लेकिन दूसरे के ऊपर नहीं डाला है। यही सोचा कि नहीं, कुछ कमी अपने में, जब आदमी महसूस करता है कि कुछ कमी अपने में, वो निकलता है भाई। ये मैं नई जनरेशन को भी कहना चाहता हूँ कि अपनी गलतियाँ या अपना दुख या अपना लॉस किसी पे मत थापो। उस चीज को मतलब समझो कि अगर हमसे गलती हुई है तो उसमें शर्म की तो कोई बात नहीं है। शर्म की क्या बात? अरे शर्म की बात कौन सा आप किसी को बता रहे? अपने दिल से तो मानो, ईश्वर को याद करके मान लो कि कहीं गलत हो गया मेरे से। ये राजनीति में ही नहीं, मतलब बहुत बड़ा पॉइंट बोला आपने, क्योंकि इन ह्यूमन नेचर ऐसा है ना कि अगर मान लो हमसे गलती हो गई, हमें पता होते हुए हम नहीं मानना चाहते उससे। साइकोलॉजी हमारी कुछ ऐसी बन गई है कि अगर कोई गलती होती भी है, मतलब हर बुरे इंसान के लिए वो बुरा नहीं होता, मतलब ये लेकिन ये बात जो आपने बोली, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो सबसे बड़ी गलती वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यही तो है ना। देख लेना जिस इंसान के अंदर, जिसके अंदर कि मैं ये हो गया, मेरे से आगे कोई नहीं है, उसको आपने पहले नोट कर लेना कि इसके बुरे दिन चालू हो गए। प्राउड घमंड जो आदमी को खत्म कर देता है। अब मैं जब हिमाचल के अब देख रहा हूँ, मैं तो आया अभी, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, फाइनेंस को हम समझते हैं, ये जो बजट दिखाते हैं ऐसे तो हम हर साल बनाते हैं। मैं तो इनके बजट को देखकर मैं ये सोच रहा हूँ कि इनकी सोच क्या है, नेताओं की सोच क्या है भाई। नेता बनता है किसके लिए बनता है? कि हम चाहते हैं कि यार हम क्यों आए, सेवा के भाव से आए, सोच तो हमारी ये होना चाहिए। आज इस प्रदेश के ये हालात है, जब मैं देखा गहराई से, ये प्रदेश जो है नंबर 1 पूरे भारतवर्ष की नंबर 1 स्टेट बन गई है। ये लोगों को पता ही नहीं है क्या बन गई है। हमारी इनकम सोर्सेज बड़ी मुश्किल से महीने के, जो हिमाचल के बड़ी मुश्किल से 1200-1300 करोड़ है। अच्छा, ओके। और हमारा केंद्र का शेयर जो जीएसटी वगैरह ग्रांट्स वगैरह आते हैं, उसको मिला के 1800-1900 हो रही है 2000, उसको मिला के बड़ी मुश्किल से हम
यानी पूरे महीने में 3300-3400 करोड़ का जो है रेवेन्यू है यहाँ। जी जी जी। और सिंपल सी बात है, हमको सैलरी देने को 1200 करोड़ के करीब, यानी ये आप भी कॉमन है, कॉमन। जी जी। जो आदमी इसको देखता है ना, हम तो अब उसी चीज के हैं, हम तो वही देखते हैं। हमने बड़ी बड़ी कंपनी देखी है, बड़ा बड़ा कुछ देखा है। और अब बताओ आप 1200 1250 करोड़ सैलरी में जा रहा है, पेंशन में जा रहा है 1100 करोड़ के करीब, 11.5। और जो बैंक से इन्होंने देखो क्या काम किया, देखो आप हिमाचल को डुबोआ है कैसे। मैंने विधानसभा में बोला था कि आपने इस प्रदेश को क्यों डुबो दिया। जो बैंक से आज 1 लाख करोड़ जो है क्रॉस कर गया, 1 लाख कुछ 5-7 हज़ार करोड़ कर्ज हो गया। अब हालात क्या हो गए कि हर महीने बैंक को भरने के लिए, सिंपल सी बात है, अगर आप जो भी पैसा ब्याज से लोगे 1 लाख करोड़ का 10,000 करोड़ तो होता ही है ना साल का, यानी हर महीने। और उसके बाद रीपेमेंट है, हर महीने 1400-1500 करोड़, 1300-1400 करोड़ जो बैंक को भरने को चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर हम महीने की मानते हैं तो ये 4,000 करोड़ यही हो जा रहा है। इनकम कितनी हो रही है? 3,405। तो भाई ये पहले तो इसको देखो भाई 500 करोड़ कहाँ से आएगा, उसके बाद ये तो 3 ही चीज़ें हुई। तो भाई जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम क्या है? हेल्थ है। इतने हेल्थ है हमारा, कहाँ से चलेगा? पीडब्ल्यूडी कहाँ से चलेगा? आईपीएच कहाँ से चलेगा? लोगों की जो हम कहाँ से विकास करेंगे बताओ, ये किसने किया? अगर ये बैंक को सिर्फ अगर 1400-1500 करोड़ नहीं भरना पड़ता तो हर कंस्टिट्यूंसी को हर महीने जैसे जोगिंद्र नगर को 20-25 करोड़ मिलता, कुल्लू को भी मिलता। इधर तो हर महीने में 1 लाख नहीं मिल रहा है विकास के लिए। देखो वहां इस प्रदेश को ले गए, ये किसने किए? इसके हालात कर्ज ले लेके डुबो दिया प्रदेश को। अब अगली जनरेशन क्या करेगी? आप मेरे सामने बैठे हैं इंटरव्यू लेने, आप बताओ क्या हाल है, अब क्या हाल है इसका प्रदेश का? ये प्रदेश को कहाँ ले गए? कि कौन ले गए? नेता ही ले गए ना, कौन ले गया? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इस प्रदेश का ऐसी हालात कर दिया है? अब कहाँ जाए? अब तो निधि भी नहीं है 6 महीने से विधायकों को, 4-5 महीने कहाँ निधि है? निधि भी नहीं है, 3-4 महीने निधि भी नहीं है, तो कहाँ विकास होगा बताओ आप? जिस प्रदेश के पास कर्ज भरने के लिए पैसा नहीं, कहाँ जाएगा? लोनिंग जो ले ली आपने, ऐसे इस तरह के हिसाब किया क्या इन्होंने? अब हमारे इधर भी लड़बड़ोल में एक प्रोजेक्ट लगा है, उसको उल 3 के नाम से चूल्हा प्रोजेक्ट, 100 मेगावाट का लगा। हमारे जोनर में 3 प्रोजेक्ट है, सानन तो खैर पंजाब के अंडर है अभी भी, एक बस्सी है और एक लगा उल 3, ऐसे पूरे हिमाचल में। जब मैंने उसकी फाइल उठा के देखता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, नई जनरेशन को सोचना होगा। उसकी फाइल मैंने उठा के देखी, ये प्रोजेक्ट 2003 में चालू हुआ। उल 3 जो है 100 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट है। ये अपना यहाँ पर हमारे बड़ोल में है, तो बड़ोल के आगे एक चूल्हा प्रोजेक्ट, उसको इन्होंने क्या किया, जब मैंने उसकी फाइल उठा के देखा है, बड़ी को बोला फाइल तो लाओ, मैंने सर पकड़ लिया भाई साहब। वो प्रोजेक्ट 430-31 करोड़ का उसने प्रोजेक्ट बनना था, जो उसका मैंने पूरी फाइल देखी, और 2003 में चालू हुआ, 10 में उसको तैयार होने। देखो हिमाचल को कहाँ इन्होंने कर दिया। वो प्रोजेक्ट आज 3100 करोड़ तक पहुंच गया, 3000 कुछ 3100 करोड़ कहाँ, और कब चालू हुआ? 2025 में। अच्छा, जब मैंने 25 में चालू हुआ तो 3100 करोड़ भाई कहाँ से खर्च हुआ? देखा मैंने, इन्होंने जो है इंटरेस्ट पे पैसा उठाया है 11 पॉइंट कुछ 80 या 70, यानी 12 के करीब ही % पे जी। कुछ पैसा उधर से उठाया, और एक लोनिंग उन्होंने जो की है 7% कुछ पे की, वो अभी की है। चलो एमडी आया, उसने कम में उठाया। आप बताओ, आपने 12% पे आज 3100 करोड़, अब वो कमा क्या रहा है? उसकी इनकम क्या है? अब क्वेश्चन लगा विधानसभा, हमने पुटअप, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि प्रदेश के इन्होंने हालात क्या किए। 431 करोड़ का 3100 में चला गया, अब वो कमा क्या रहा है? इसकी इनकम क्या है भाई? एक महीने की इनकम क्या है कि वे जो इसकी नेट प्रॉफिट है क्या है? तो मेरे को जवाब आया कि 7 महीने में हमको जो मिला, कुछ गवर्नमेंट को कुछ मिला है, मेरे को लगता है कि 8 करोड़ 7 महीने में, 8 करोड़ 56 लाख, यानी 1.25 करोड़ महीने का। मैंने कहा तो बैंक की रीपेमेंट ब्याज, अब भाई 3000 करोड़ है, कुछ तो इन्होंने
मेरे को लगता कुछ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने पैसा खर्च किया है उसमें, बाकी लोनिंग है। हर महीने हर जो है महीने जो बैंक को भरने के लिए 14 करोड़ चाहिए, कमा रहा है 1-2 करोड़। ऐसे सब जगह ऐसा हो रहा है, टूरिज्म सारा लॉस में है। अरे इस प्रदेश को डुबा दिए ना, दुख इस बात का है मुझे। जी। तो जो आपने एक फैसला लिया था ना अभी, जो पूरे हमारे भारत में बहुत ही वायरल हुआ था, एक अपनी सैलरी का 1 रुपए, एक तो सबसे बात इसके लिए आपको सैल्यूट है। और सैल्यूट इसलिए क्योंकि इससे पहले जब तक 31-32 साल में मैंने इस उम्र में अभी तक तो मैंने किसी एमएलए को या किसी भी अधिकारी को भी मैंने इस कड़े जो भी फैसला लेने पर मैंने आज तक नहीं देखा। एक तो पहली बात ये, और आपने लिया, और आपको देखकर चाहते तो और लोग भी ले सकते थे लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। तो आपका विजन क्या है इस कारण, इसके पीछे? एक कलयुग है भाई, इसमें कोई एक पैसा नहीं छोड़ता है, बड़ा दिल चाहिए। बड़ा मुश्किल है। ये सब की बस की बात नहीं है। जी। मैंने जो अगर स्टेप लिया है तो मैंने बड़े सोच समझ के लिया। मैंने इसीलिए लिया कि जब मैंने हिमाचल के हालात देखे, ये जो हम कर्ज का पैसा लेके खुद सैलरी ले रहे हैं, इसका बोझ कौन पड़ेगा? नई जनरेशन भरेगी। मैंने अपनी पूरी उम्र में अपनी मेहनत के साथ खाया, मेहनत के साथ कमाया, और मैं एक कर्ज के पैसे से मैं सैलरी लूँ, ये मेरे से नहीं होगा। हाँ, अगर हम कुछ सरकार में बैठे, हम इनकम सोर्सेज जनरेट करते, मैंने विधानसभा में बोला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आदरणीय, उनको मैंने कहा कि आप तो काम करो, आप हिमाचल का क्या हालात है आपके सामने, हमारे पास इतना भी इनकम नहीं है कि हम 3 चीज़ें चला सकें, सैलरी, पेंशन और बैंक का जो आपने इतना लोनिंग की है। तो हमें चाहिए कि हम या तो इनकम सोर्सेज जनरेट करें या तो आप अपने खर्चे कम करो। खर्चे तो कम कर नहीं रहा कोई। 2 चीज़ें हैं ना जी। जी। अब आप बोलो, अब कहाँ जाएंगे? अब तो कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल। अब कहाँ जाएंगे? तो ये जो नई जनरेशन, जो बच्चा एक पैदा हो रहा है, उसको भी हम कितना कर्ज, वो पैदा होते उसको हम कर्ज थमा रहे हैं 1.5 लाख के करीब। बेटा जब वो 20 साल का होगा ना इस हिमाचल में, उसको गवर्नमेंट का 20 लाख कर्ज होगा। ब्याज जो इंटरेस्ट चल रहा है भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमने स्टेप नहीं लिया। मैं तो ईश्वर को साक्षी मानकर, और रही इसकी बात सैलरी, मेरी सैलरी पहले भी हम ट्रस्ट में देते हैं। ट्रस्ट में देते ऐसे है कि हम अपनी सैलरी बांटते हैं। अभी यहाँ बहुत गरीबी है भाई। अब आप सुबह के टाइम देखो, यहाँ कई आएंगे बोले वो बीमार हैं, किसी की किडनी खराब है, किसी को ब्रेन हेमरेज है, किसी को यानी पैरालाइज है, सारी परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी तो इधर आते हैं कि हमें टांडा जाने को पैसा नहीं है, हमें चंडीगढ़ के लिए पैसा नहीं है, अब बीमार हैं। और कितनी हमारी बहनें यहाँ पर, मैं देखता हूँ बहनें आकर रोती है यहाँ पर। क्या हो रहा है आजकल? नशा ऐसा फैला है। आज आप देखो, अगर 100 डेथ होती तो 90-80% जेंट्स है। आप बड़ी गहराई से देखना, नौजवान चले जा रहे हैं, अंदर जो है लंग्स खराब हो गए हैं, बीमारियाँ फैली हुई है। सबसे बेवजह नशा, नशे ने इस प्रदेश को डुबोया है। नशा और कर्ज, 2 चीज़ें इस प्रदेश को डुबो गई। जो मैंने स्टडी की कि हिमाचल को इतने हालात कैसे खराब हो गए। एक नशा है और दूसरा एक कर्ज है सरकार का। तो नशे ने क्या किया कि अब उसमें कौन मर रहा है? गरीब मर रहा है। अब गरीब है, एक गरीब आदमी है, वो अपने घर में रह रहा है, और वो उसको जब फ्री का मिलता है, जैसे शादी मेरे घर में, आपके घर में, उधर वो खाए पिएगा। जिसका अगर उसकी कैपेसिटी अगर 1-2 पैक की हो तो 10 लेगा, 8 भी लेगा, जब तक उसका नहीं है। उससे बीमारियां लग के बेचारे को उसका नहीं है वो। तो जो बहन हमारी विडो हो जा रही, उसके 2-2 बच्चे छूट रहे हैं, वो कहाँ जाएगी? वो इधर रोती है कि मेरे पास डिपू जाने के लिए पैसा नहीं है। और कई साल हो गए, 4-5 साल से ज़्यादा भी, जब हम उनको, अपनी बहन जो ऐसी है, और सैकड़ों है हमारे क्षेत्र में भी, उनको एक ही है कि उनको सरकार की पेंशन लगे। सरकार की पेंशन लगते लगते भी 8-8, 10-10 महीने भी लग जाते हैं। तो कहाँ जाएगी? तो हम ऐसे जो गरीब परिवार है, उनको हम अपनी तरफ से पेंशन देना पहले महीने से चालू करते हैं। और मैं जब तक देता हूँ जब तक उनको सरकार की नहीं लगती, अपने पास से दे रहे हैं, ताकि वो घर का कम से कम डिपू का राशन तो ले चल गए। वो कहाँ जाएगी बताओ? किसी के माई का सही है तब तो ठीक है, नहीं तो बहन कहाँ जाएगी अपने बच्चों को लेके? ऐसे हालात है। तो नशे ने और कर्ज ने जो है सारे काम खराब। तो मैंने अगर सैलरी छोड़ी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया सबको कि भाई आप भी तो कुछ सोचो। जब प्रदेश में है ही कुछ नहीं तो हम कहाँ से सैलरी लेंगे भाई?
मैंने जब आपकी वीडियो जो जिस दिन ये विधानसभा में उठी थी बात, और जब ये फर्स्ट वीडियो आपका वायरल हुआ था, मैंने उस दिन देखा और मुझे उम्मीद थी कि आपको देखकर कम से कम 10 वेल्दी एमएलए, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, मुझे लगता था कि आपको देखकर शायद 10 और ये 9 और ये बोले कि नहीं आपका सही फैसला है, इससे क्या हमारे प्रदेश के लिए ठीक है, वो भी करेंगे, लेकिन अभी तक कर नहीं पाए ये। नहीं, मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि हमें शर्म आनी चाहिए सबको कि प्रदेश का क्या हालात हो गया इस वक्त। मैंने कहा कि अब सत्ता पक्ष विपक्ष मत देखो, अब तो प्रदेश के बचाने के बारे की में बिल्कुल। हम ऐसी कमेटी बनाओ कि हम इनकम सोर्सेज कैसे इंक्रीज करें। और ऐसा नहीं है, प्रदेश में चांसेस है, ये नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, हम इनकम सोर्सेज बढ़ा सकते हैं, बहुत है, लेकिन नहीं करना उनको। बस कर्ज मिला तो पैसा लो, नहीं है तो आप देखो, आप 27 को फिर 1000 करोड़ कर्ज लिया, तब सैलरी दी अभी आपने नहीं देखा दिसंबर में। जी जी जी। उससे पहले 350 करोड़ लिया था 15 दिन पहले। तो ये प्रदेश के हालात है, किसने बनाए। मैं तो इतना भी कहा, हो तो मुख्यमंत्री को मैंने कहा था कि भाई हमें तो डिसीजन लेने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, रोना धोना तो नहीं चलेगा, अब तो खत्म हो गया। बिल्कुल। और ये विधानसभा जो है, अब वो जो पुराने स्टाइल से आप चला रहे हैं, हा हू की और निकल रही है, वो नहीं चलने वाली। ये 50 साल 25 साल पुरानी जो विधानसभा चलती, नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, यहाँ तरीके से चलना पड़ेगा। बोला था मैंने और सबको कहा था कि मैं कर्ज के पैसे से मैं सैलरी नहीं लेता। बहुत सही बड़ा फैसला था आपका, और बहुत फैसला तो है, फैसला सारे थोड़ा ही ले सकते हैं, नहीं ले सकते। फैसला लेने अगर के ले लिए सकते तो अभी तक ले लिया होता, या तो आपसे पहले ही ले लिया होता, या आपको देखने के बाद भी ले लिया होता। नहीं, तो एक दिन तो बाहर होना ही है सब ने। जो प्रदेश के हालात इस वक्त है ना, प्रदेश चलेगा नहीं। आप जब मैं 2017 में विधानसभा 18 में गया, 18 में सरकार बैठी, 47,000 करोड़ कर्ज था, आज 1 लाख क्रॉस कर गया। तो अगले 5 सालों में आप लगा लो, तो उतनी तो हमारी इनकम नहीं है कि जो हम बैंक का ही भर दें। तो कहाँ जाओगे बताओ आप। बिल्कुल खत्म हो गया ना। खत्म होने के अब तो बोल रहे हैं, सारे चिल्ला रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ को समझते हैं ना कि क्या फाइनेंशियली क्या है। फाइनेंशियली जब आप कमज़ोर होते हो, चाहे परिवार है, चाहे इलाका, चाहे घर है, सो मैनी प्रॉब्लम खड़ी होगी, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, नशा फैलेगा, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। बिल्कुल। फाइनेंशियली आप जब कानून व्यवस्था जब बिगड़ती है ना, लाइन एंड ऑर्डर, सब इसी से होता है। आपका देवनीति लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब होगा, ऐसे होगा। जी। आपका देवनीति पर कितना विश्वास है, और पर्सनल आपका क्या मानना है हमारे देवी देवताओं को लेकर और हमारी श्रद्धाओं को लेकर? मैंने पहले ही आपको कह दिया कि मुझे तो इस चीज़ का मैं एक अपने दिल में खुशी होती है। जन्म तो मिलना ही था मनुष्य का, हम उस प्रदेश में पैदा हुए जो देवी देवताओं का स्थान है, देवी देवता हमारे साथ रहते हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ मैं। और मैं ऐसा नहीं है, हम लोग 4-5 बजे उठने वाले, पूजा प्रेयर करने वाले लोग हैं। इनका जो मैं ही कहता हूँ कि इनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। शक्ति है भाई, शक्ति तो है, इसको तो मानना पड़ेगा। सुप्रीम पावर ईश्वरी है, इसको मानना पड़ेगा, इसको मान के चल रहा हूँ मैं। एक मेरा मन का प्रश्न है, मैं इसका जवाब एक लाइन में आप देंगे तो बढ़िया रहेगा। कुछ आपको एक वेल्दी एमएलए कहते हैं, कुछ करोड़पति एमएलए कहते हैं, बहुत सारे यूथ में भी और हर जगह न्यूज़ वाले अलग चीज़ कहते हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं, एक लाइन में अगर आप बता दें तो? देखो, अब मैं तो अपने आप में जो मर्जी समझ लूँ, मैं तो एक सेवक हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। और कुछ मैंने अब किया है तो अपनी ईमानदारी के साथ ऊपर उठा हूँ, और मैंने किया है, मेरे से जितना हो सका मैंने लोगों की सेवा की है और करता आया हूँ, और मैं करता भी हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई अमीर बन जाता है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। आदमी जो है स्लोली जब आप सही रास्ते पे चलोगे, ईश्वर को साक्षी मानकर चलोगे, आप कर्म अच्छा करोगे, आप कर्म और धर्म निभाओगे, तो सब आगे बढ़ेंगे, कोई पीछे रह ही नहीं सकता है। ये मेरा मानना है। मैं नई जनरेशन को भी यही कहना चाहता हूँ। जी। एक हमारा वीडियो का अंत समय हो चुका है, तो एक रैपिड फायर वाला थोड़ा सा एक, चलो हमारे दर्शक यूथ भी, यूथ को थोड़ा सा बनाए रखने के लिए, यूथ आपकी एक अदर साइड भी हमें पता लग जाएगी, तो उसके लिए कुछ एक फनी सा क्वेश्चन है, उसमें आपने 2 में से एक चुनना है रैपिड फायर में।
पैसा कमाना इजी है या पैसा संभालना? ओके, मैं सोचता हूँ पैसा संभालना। अच्छा, ओके। सक्सेस का पैसा आने से हम्म, बड़ा कुछ खराब हो जाता है। हम्म, हाँ, आपने उस चीज को भली भांति समझा है। और सक्सेस का सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट क्या है? सबसे डेंजरस जो सक्सेस आ जाती है ना, उसका कुछ साइड इफेक्ट भी, अगर वैसे जो इसी क्वेश्चन में आपका आंसर जो आ आप फास्ट जो है रिच बनने की कोशिश करते हैं, ओके। कभी भी कि मैं एक दिन में या 10 दिन में, एक साल में अरबपति करोड़पति हो जाओ, इस रास्ते पे चलो ही मत। रिस्पेक्ट अर्न करना वर्सेस रिस्पेक्ट क्रिएट करना, दो देखो अलग अलग चीजें हैं। एक अर्न तो देखो कमाई जाने वाली है, एक एक क्रिएट करना, तो दोनों इस विषय में क्या बोलोगे आप? मैं तो सोचता हूँ कि रिस्पेक्ट क्रिएट करो हम्म, ताकि दूसरे भी क्रिएट करना सीखें। जी 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 जी। जब आप दूसरे के लिए हम्म, अगर क्रिएटर बनोगे तो बड़ा कुछ सीखोगे। हम्म, रिस्पेक्ट क्रिएटर पहले बनो हम्म, कि कैसे मैं रिस्पेक्ट क्रिएट करूं ताकि सब उसको फॉलो करें। हम्म। चलो अब आगे दो दो शब्दों वाले सिर्फ। कभी पैसा कभी या रिस्पेक्ट तो ये होती है कि अपने फायदे के लिए भी आदमी रिस्पेक्ट करने लग पड़ता है, जी 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 जी। लालच के लिए भी करता है, चाहे 2 दिन के लिए करे, मतलब भी रहता है। हम्म, लेकिन जो रिस्पेक्ट क्रिएट करना एक अलग बात है, जो क्रिएट करेगा वो 10 को दिखेगा मोटिवेट भी करेगा वो। और भी सीखेंगे उससे। दो में से एक चुनना है, पैसा या सुकून? पैसा या सुकून, भाई साहब ये दोनों अपने माइंड का ही है। अच्छा, मैं तो सुकून को सोचता हूँ। जी 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 जी। पैसा जो है किसी के पास टिका नहीं है, हम्म, एक जनरेशन उठी है दूसरी गिरी है। जी जी। ये जो है इस कुदरत के जो कुछ नियम बने हैं नेचुरल, जो उसको हमें सोचना पड़ेगा। पावर या पीस? शक्ति या पीस, शांति? पीस, पीस, ओके। रिस्क या सिक्योरिटी? सिक्योरिटी जी। बिजनेस या पॉलिटिक्स? बिजनेस। फेम या फ्रीडम? फ्रेम में फ्रीडम, मैं तो सोचता हूँ कि फ्रीडम भी इतनी आज़ादी से तो नहीं मिलती है। फेम होगा तो भी फ्रीडम मिल पाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक आगे आगे वाले का तो मुझे पहले ही पता है आपका, लग्जरी या सिंपलिसिटी? इसका तो मुझे पहले ही सिंपल। पता है। सिंपलिसिटी। दिमाग या दिल? दिल तो कई कुछ बोलता है भाई, ब्रेन, ब्रेन को आपको पूरा माइंड, दिल तो अभी बोलता है कि मैं ये कर लूँ, लेकिन ब्रेन फिर इशारा करता है कि नहीं रुक जाओ अभी। ये जो दिल से सारी ले लेते हैं ना, दिल से बस थोड़ा हम इसी में जा सकते हैं दिल के कामों में आगे, लेकिन ब्रेन जो है हर जगह काम दिल कर तो जाता कई कुछ बोलता है, बिल्कुल सही है। बात दिल है। तो अभी बोलता है मैं उड़ूं, मैं चलूं, लेकिन ब्रेन बोलता है कि रुक, इशारा करता है कि फिर सोच ले। जी जी। करोड़। ब्रेन पे जाओ, दिल पे मत जाओ। दिल तो बड़ा कुछ बोलता है भाई, बिल्कुल। दिल तो बोलता मैं इसकी तरह बन जाऊं एक दिन में ही। करोड़ या कैरेक्टर? करेक्टर भाई, सिटी करोड़ क्या, लाइफ, हाँ। करोड़ तो भाई साहब एक डाकू होता ना, एक दिन में करोड़ों का लूटता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तीसरे दिन फिर वो डाकू ही रहेगा वो। बिल्कुल सही। इस आगे अगले लास्ट है ये वाला, सिटी लाइफ या विलेज लाइफ? मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में नई जनरेशन के लिए तो मैं कहूँगा सिटी, ताकि उसको एक अच्छी एजुकेशन मिले। मिले जी। ये पहलू जो आपने पूछा ना, ये कहीं फिट नहीं होता है, ये सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपकी सारे। फैसिलिटी क्या है, हाँ। ये जो आपका क्वेश्चन है कहीं भी फिट नहीं हो रहा है। अब अगर मेरे को गांव में फैसिलिटी मिले, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल हो, तो मैं गांव में रहूँगा। नहीं तो मेरे लिए तो गांव ठीक है, मेरी जो एज है, लेकिन अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचूं या मेरे बच्चे मेरे पीछे मेरे साथ रह जाए, तो उनके लिए घातक है। जो फैसिलिटी एक बच्चा जो है, जो वहाँ शहर में रहेगा, उसको 10 फ्रेंड मिलेंगे, 100 मिलेंगे, बड़ा कुछ सीखेगा, धक्के भी खाएगा, हर चीज सीखने मिलेगी, खाएगा। क्योंकि विलेज में कंफर्ट जोन। विलेज में देखो, विलेज में रहना, विलेज की बात सीखेगा बच्चा, आगे नहीं बढ़ सकता है। जब वो निकलता है विलेज से तो उसको समझ नहीं आता कई दिन। तो मेरा ये है कि हमारे बच्चे जो इस वक्त पीछे रह गए हैं, ये भी एक कारण रहा है गांव के।
हाँ। उनको जब गांव से निकलते जब जाने लगते तो स्कूल ही नहीं पहुंचते हो कि लोग ऐसी टोलियां मिल जाएगी आपको। जी 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 तो जी, बच्चा बिल्कुल। अगर शहर में रहेगा तो निकल सकता है। हमने तो उसका करेक्टर देखना, उसकी लाइफ को देखना कि वो क्या कर सकता है। जी 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 जी। तो ये हमारे हिमाचल की एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे ध्यान में है। हमारे जो स्कूल में चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं करो अपने आप ही प्रदेश बदल जाएगा। एजुकेशन सिस्टम ही सही कर दो। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तो सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे को यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है यानी एक ही तरह का हो जाए, चाहे इसको आप गवर्नमेंट में लो चाहे प्राइवेट में लो, लेना तो है ही है। लेकिन बच्चे को 8वीं के बाद उसको बोर्ड मिले, बोर्डिंग में जब जाए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल में बच्चा वहाँ से करीब बन के निकले, वही हमारी दौलत है। हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। कम कर लो, कम विकास कर लो, लेकिन नई जनरेशन को एक अच्छी शिक्षा देंगे, वो खुद निकल जाएंगे, अपने आप ही प्रदेश चमक जाएगा। प्रॉब्लम तो यही खड़ी हो रही है जब हमारा बच्चा बेचारा उसके काबिल हो ही नहीं रहा है। हमें चाहिए जैसे अब गांव के स्कूल है, इनको चलो गांव के स्कूल रहने दो, लेकिन हमें बोर्डिंग करना पड़ेगा 9th से लेकर 12 तक, ताकि जब वो 12 में भी उसको हर तरह की ट्रेनिंग मिले। आर्मी वाले आर्मी में जाने के लिए, मेडिकल मेडिकल, नॉन मेडिकल मेडिकल, जिसको जहाँ जाना साइंस में उसको उस तरह की वहाँ पर उसको हर तरह की वहाँ पर जो ट्यूशन मिले, प्रैक्टिस ट्रेनिंग मिले, मिले, हर चीज़ प्रैक्टिस मिले। ये अगर इन्होंने कर देती है सरकार, एजुकेशन सिस्टम ही सही हो जाए तो हिमाचल निकल जाएगा। हाँ, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत पीछे है, हर तरह से पीछे है। एजुकेशन सिस्टम में अब कभी बोलते हैं अब पिछली सरकार आई अटल आदर्श विद्यालय खोलेंगे, आज हमारा प्रदेश लॉस में क्यों गया है? क्यों ये प्रदेश का सत्यानाश हुआ? सरकारें चेंज होती रही। एक सरकार ने पिछली सैकड़ों हजारों करोड़ों के काम शुरू किए थे, दूसरी सरकार आई उन्होंने बंद करके दूसरे चालू कर दिए। अटल आदर्श विद्यालय की बिल्डिंगें बन रही थी, लोगों ने जमीनें दी थी, हमारे इधर भी लोगों ने जमीनें दी थी। जब उसके फाउंडेशन स्टोन भी रखे गए, सरकार आई उन्होंने उसको बदल कर दिया, अटल आदर्श विद्यालय नहीं होगा, उसमें राजीव गांधी विद्यालय डे बोर्डिंग रख दिया। अब ना वो है ना वो है, सत्यानाश हो गया सारा। दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश को कैसे चलाना है इनके पास अभी इसकी समझ नहीं है। अब कोई कंस्टिट्यूंसी, अब कंस्टिट्यूंसी 68 है, एक कंस्टिट्यूंसी कोई 10 किलोमीटर की है, कोई 8 की है, कोई 200 किलोमीटर की है। ये बोलते कि सबको एक बराबर बजट मिलेगा। बताओ आप, जो 10 किलोमीटर की कंस्टिट्यूंसी या 5 किलोमीटर ऊना वगैरह है, उसमें अब नबार्ड की स्कीम में अगर एक विधायक प्राथमिकता अगर 20 करोड़ की है तो उसको कहाँ पैसा लगाएगा 10 किलोमीटर में? यही तो, इसीलिए ये प्रदेश पीछे जा रहा है। यानी प्रैक्टिकली अगर देखें तो यहाँ कोई सिस्टम सही नहीं है, ना एजुकेशन सिस्टम सही है, ना हेल्थ सिस्टम सही है, ना कोई भी सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम से करने की किसी ने सोचा ही नहीं है। सरकारें आई खत्म गई, दूसरी सरकार आएगी दूसरा सिस्टम चलेगा। तो इसका किसको नुकसान होगा? नई जनरेशन को। मैं तो कहता हूँ कि आप इनको वो शिक्षा ही दे दो, सारे काम बंद करो, शिक्षा का स्टैंडर्ड बनाओ, करो भला। 9वीं 10वीं 9th 10th 11th 12th 12वीं तक की तो बच्चा संभालना है, आप 12 तक की इनको इसके लायक कर दो कि बच्चा पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जाए तो लगे कि वाकई यार कोई निकल के आया। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं करना है। ये हम चाहते हैं कि कुछ डिसीजन ले हम लोग। जी जी बिल्कुल। और ये है, बाकी आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे पॉइंट पूछे, बड़ी खुशी हुई हमें आपसे मिलकर। हम चाहते हैं, और आप हमारे कुल्लू के हैं, हमारे स्टेट के हैं, और ऐसे चाहते कि आप लोग इस तरह का काम करें ताकि दूसरे भी देखें इस प्रदेश को हम कैसे आगे लेके जाएं। मेरी जहाँ आपकी ज़रूरत होगी हम खड़े रहेंगे और हम चल पड़े उस पे। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये भी थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ कि आने में भी देरी हुई, और मुझे नहीं पता था कि इस तरह का ये है। नहीं देरी तो कुछ भी नहीं हुई, मुझे लगता 5-7-10 मिनट नहीं, हमें थोड़ा सा मैंने इससे पहले इंटरव्यूज ली, मुझे तो एक हफ्ता तक टाइम नहीं मिला, और आपने तो एक मतलब इतने शॉर्ट नोटिस में ही, शॉर्ट टाइम में ही, शॉर्ट रिक्वेस्ट में ही आज के आज ही बस 5-7 मिनट का ऊपर नीचे हुआ, बस उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। मैं भी आपका धन्यवाद, और मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे लोग जुड़े ताकि हम इस हिमाचल के लिए कुछ कर जाए, बिल्कुल नई जनरेशन के लिए कुछ कर जाए। एक प्लीज एक मैसेज एक हमारे यूथ के लिए, क्योंकि मेरा 80% मेरा यूथ
देख रहे सारे, तो आप प्लीज थोड़ा सा। मैं तो यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ, मुझे खुशी है आप यूथ हैं, आप यहाँ आए, आपने 2-4 क्वेश्चन हमसे पूछे, हमने बता दिए, हमने हिमाचल की सिचुएशन भी रख दी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरा जो है आज हम जो कुछ भी हम क्या किसके लिए कर रहे हैं, हम यूथ के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम यूथ के लिए, हमारा आज पूरा भविष्य हमारा यूथ है, इस हिमाचल का भविष्य यूथ है। मेरी रिक्वेस्ट इतनी है पूरी यूथ से कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप नशे से बचो। नशा एक ऐसी चीज़ है कि नशे से मैंने जो है, ये नशे ने 90% जो समस्या इस प्रदेश में खड़ी की है, हर जगह जो जेलें भरी है, कोर्ट भरे, ये नशे की वजह से है। यूथ अगर हमारा नशे से हट गया तो हिमाचल बड़ा कुछ करेगा। मैं चाहता हूँ कि नशा एक नशा एक ऐसी चीज़ है, उसने बड़े बड़े घरों को ख़त्म कर दिया है। बच्चे अपने टाइम दे हर चीज़ के, आप एंजॉय करें। और जो बच्चों आपने अगर अपनी लाइफ में आपने अगर अपने लिए सिर्फ एक अपना स्टैंडर्ड बनाओ कि मैंने इतने बजे उठना है, इतने बजे मैंने करना है, इतने घंटे पढ़ना है, तो देखो कल कोई आपकी भी इज्जत होगी, हमारी भी होगी, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। ये है कि नशे से बचो, एक अपना टाइम टेबल सेट करो और एक विज़न कि मैंने कुछ करना है, विज़न जो होता है ना उसको करना है कि मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने अपने सवाल, आपको लगता है कि मैं कुछ सवाल भूल गया या आपके दिमाग में कोई ऐसे सवाल है, क्योंकि आज हमने राजनीति से परे होकर भी बहुत सारी चीज़ें जानी, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।